हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 12th का जो दूसरा चैप्टर जिसका नाम राजा, किसान और नगर है, इसमें एक चैप्टर बनता है जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। दोस्तों, आज हम मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में जानना चाहते हैं और हम आपको ये बताना भी चाहते हैं। आपको ये पता होगा कि मौर्य साम्राज्य का जो ये प्रशासन है, ये काफी ही ज्यादा बड़ा था और प्रशासनिक तंत्र इतना बेहतर डेवलप था कि इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करना कोई आसान काम नहीं था, जिसकी सीमाएं कंधार से लेकर के पाटलिपुत्रा तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हो, इधर बलूचिस्तान से लेकर के आपके आज का वर्तमान बांग्लादेश तक फैला हो। इतनी बड़ी सीमाओं को सुरक्षित रखना बिना किसी सुतंत्र यानी बेहतर प्रशासनिक तंत्र का संभव नहीं हो सकता है। तो हम आज इसी प्रशासनिक तंत्र के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और यहाँ से आपको कभी कभी तो 3 नंबर का क्वेश्चन या कभी कभी 8 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधी मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में पूछा जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये एनसीईआरटी पर आधारित पूरी तरह से हम आपकी क्लास देने जा रहे हैं। इसमें हम एनसीईआरटी से बाहर कोई बात नहीं करते हैं। जो चीजें एनसीईआरटी चर्चा नहीं करता है, उन्हीं चीजों को हम आगे चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसे था। अगर दोस्तों हम आपसे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना ये रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये इतना बड़ा मौर्य एम्पायर था जिसे हम मौर्य साम्राज्य कहते हैं। दक्षिण में ये 3 छोटे छोटे यहाँ राज्य थे, जिसमें एक चेर था, दूसरा चोल थे और तीसरा पांड्य। ये हमारे यहाँ पर जो थे 3 राज्य थे जो छोटे छोटे थे। ये मौर्य साम्राज्य के सीमाओं से बाहर थे, यानी मौर्य साम्राज्य की दक्षिणी सीमा अगर कोई थी तो दक्षिणी सीमा कर्नाटक को माना जाता था। और यहाँ पर ये समझिए कि आज के बांग्लादेश की बाउंड्री जो भारत के साथ लगती है यहाँ तक, यानी टोटल मिला करके जितना ये रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य था। और इस मौर्य साम्राज्य में पारंपरिक तंत्र और नवीन तंत्र दोनों ही मिल करके प्रशासन का तंत्र बनाया था। और इसी प्रशासन के बारे में एक व्यक्ति भी इन्हीं के दरबार में यूनानी होता है, सेलुकस निकेटर का राजदूत होता है, उसको भेजा गया था जिसका नाम मेगास्थनीज था, जिसने एक किताब भी लिखा था जिसका नाम इंडिका था। और उस इंडिका में उसने मौर्य साम्राज्य के बृहद प्रशासनिक तंत्र का उल्लेख करता है, जिससे कि हमें उस समय के प्रशासनिक तंत्र की जानकारी पता चलती है। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं, बात करते हैं प्रशासनिक तंत्र का। तो अब देखिए, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य कब से कब तक था जी। तो मौर्य साम्राज्य को अगर देखा जाए तो 321 ईस्वी 321 बीसी से लेकर के 185 बीसी के बीच में मौर्य साम्राज्य जिंदा था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और इसी चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य को विस्तार को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे इसका बेटा बिंदुसार हुआ, जो बिंदुसार भी कुछ आगे बढ़ाया। और फिर बिंदुसार के बाद जो बचा कुचा स्थिति था वो अशोक ने बहुत आगे बढ़ाया। अशोक के समय तक आते आते मौर्य साम्राज्य में 5 गो प्रांत हो गए थे पाटलिपुत्र को लेकर के। और इन्हीं 5 प्रांतों के माध्यम से मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक तंत्र डेवलप किया गया और इसे देखा जाता था। तो दोस्तों, अब ये इतना बड़ा साम्राज्य था जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि व्यापक प्रशासनिक तंत्र था। व्यापक प्रशासनिक तंत्र का विकास
हुआ था, व्यापक प्रशासनिक तंत्र का विकास हुआ था। और ये व्यापक प्रशासनिक तंत्र केवल एक नहीं था, इसमें दोनों का मिक्सचर था। नंबर वन, जो पहले से भी कुछ चला आ रहा था जिसे हम पारंपरिक प्रशासन प्लस आधुनिक प्रशासन, इन दोनों का मिक्सचर था। मतलब कुछ पुरानी चीजों को भी लेकर के मौर्यों ने आए और कुछ नवीन तंत्र को भी इसमें जोड़ा, और दोनों को जोड़ करके पारंपरिक और आधुनिक दोनों का मिश्रण इसने तैयार किया, और तब एक दुनिया का सबसे बेहतर प्रशासनिक तंत्र को डेवलप किया और डेवलप करके मौर्य साम्राज्य को आगे बढ़ाया। इतना बड़ा साम्राज्य की सीमाएं फैली हुई थी कि इतना बड़ा साम्राज्य की सीमाएं तो आज तक किसी की नहीं हुई मौर्य प्रशासन के अलावा। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी बड़ा प्रशासनिक तंत्र भारत में डेवलप किया था, मुगलों ने भी किया था, लेकिन उनके समय में भी गंधार कभी भारत का हिस्सा नहीं हुआ। कभी आया तो कभी गया जरूर, मुगलों के समय में आया जरूर तो फिर वापस भी चला गया, लेकिन मौर्य ने जो स्थापित किया उसमें कभी वापस नहीं गया। तो दोस्तों चलिए हम आज इसी प्रशासनिक तंत्र की जानकारी करेंगे, और हम जो मेगास्थनीज यहाँ पर आया था, मेगास्थनीज जो आया था, और इस मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई जो किताब थी, किताब इंडिका, इसी इंडिका से हम मौर्य साम्राज्य की जानकारी की प्राप्त करेंगे। हालांकि इसके अलावा चाणक्य द्वारा लिखी गई एक किताब थी जिसका नाम अर्थशास्त्र भी था। इस अर्थशास्त्र में भी मौर्य साम्राज्य के प्रशासन और उस समय की अर्थव्यवस्था, राजनीति की उल्लेख करता है। यानी इसमें भी दो बातों का उल्लेख किया गया है, राजनीति और प्रशासन का। और यहाँ पर भी मेगास्थनीज इंडिका में किसकी चर्चा करता है? यहाँ के प्रशासन की चर्चा करता है। यह वही पाटलिपुत्र था जहाँ से मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय राजधानी के रूप में डेवलप हुआ और वहां से शासन किया गया। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि जिस मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया, उसका साम्राज्य कितना बड़ा था, कितना विस्तार हुआ था, कैसे था, इसको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट का हम 2-3-5 पॉइंटों के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। मौर्य काल में भारत में व्यापक प्रशासनिक तंत्र का विकास हुआ। जो एक ओर पारंपरिक प्रशासनिक तंत्र का विकास हुआ, तो वहीं दूसरी ओर मतलब क्या कह रहा है कि एक व्यापक प्रशासनिक तंत्र का विकास हुआ। एक तरफ जहां पारंपरिक प्रशासनिक तंत्र यानी वही पुरानी चीजों को लेकर के हम आगे बढ़े, उनका विकास किया, तो वहीं दूसरी ओर बृहद साम्राज्य का निर्माण भी किया गया, जिसकी अर्थव्यवस्था का विकास और महत्वपूर्णता दायित्वों के कारण परिवर्तन भी हुआ। मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था पर शासकों का भी हमें प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि जो भी प्रशासनिक व्यवस्था के तहत अलग अलग प्रांत डेवलप किए गए थे, उस प्रांतों को बनाने में या उसे निर्माण करने में राजा का बहुत बड़ा योगदान था। राजा बहुत सुरक्षित तरीके से देख करके ये निर्णय लेता था कि कहां पर अगला प्रांत होगा, जिसकी राजधानी कहाँ होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी विकट परिस्थितियों में राजा को पाटलिपुत्र छोड़ करके उन अन्य प्रांतों में जाना पड़ता था। और आज की तरह ना कोई सोशल मीडिया था, ना ही प्रिंटेड मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उस समय प्रचलन में था। तो ऐसे स्थिति में या तो स्थल मार्ग या पैदल मार्ग, स्थल मार्ग हो या जल मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसे जाना पड़ता था। तो ये दोनों ही सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नई प्रशासनिक तंत्र का विकास किया जाता था। तो चलिए दोस्तों, आपने पहला देखा, अब हम देखते हैं आगे इसका कि क्या था। यही हमारा वो प्रशासनिक तंत्र था जहां पर ये पाटलिपुत्रा था, और पूरा रेड कलर दोस्तों याद रखिएगा, ये कंधार का इलाका था, पूरा ये बलूचिस्तान का इलाका हमारा, यहाँ से इधर का इलाका, नीचे में कर्नाटक की सीमाएं थी, इतना बड़ा ये मथुरा था, ये तक्षशिला था, ये कंधार था, ये
सिंध प्रदेश यहाँ पर था दोस्तों। ये उज्जैन एक राजधानी के तौर पे थी, यहाँ भी था तोसली, ये पर कलिंग कहते थे। अब कह रहा है दोस्तों, ये इस पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। कितने थे? 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। कौन कौन था? तो देखिए दोस्तों, 5 भागों में इसे बांटा गया था। कितने भागों में? 5। सबसे पहला जो था वो उत्तर में था, जो उत्तरी प्रांत में था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? सबसे कितने में? 5 भागों में बांटा गया था। सबसे जो पहला में उत्तर में था उसे हम उत्तरापथ कहते थे। क्या बोलते थे दोस्तों? उत्तरापथ। उत्तरापथ कहते थे। और इस उत्तरापथ की जो राजधानी थी उसका नाम था तक्षशिला था। क्या नाम था? तक्षशिला। उत्तरापथ जो था जिसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। इसके अलावा दोस्तों एक दक्षिणापथ था। प्रशासनिक तंत्र में एक प्रांत क्या था? दक्षिणापथ था, जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। स्वर्णगिरी जो वर्तमान में कर्नाटक में पड़ता है। वर्तमान में दोस्तों कहाँ था? कर्नाटक में। अब जोड़ लीजिए, उत्तर में यहाँ पर तक्षशिला था, दक्षिण में यहाँ पर नीचे में यहाँ पर दक्षिणी प्रांत था जिसको हम लोग स्वर्णगिरी कहते थे। अच्छा, इधर में हमारा उज्जैन था, यानी एक तीसरा जो प्रांत था उसका नाम अवंती था। क्या नाम था दोस्तों? अवंती। और इस अवंती की राजधानी उज्जैन थी। क्या था? उज्जैन था। उसके बाद चौथा जो एक प्रांत था, जो चौथा प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय में नहीं था। ये 4 प्रांत तो थे लेकिन पाटलिपुत्र था। ये जो चौथा प्रांत था ये अशोक ने अपने समय में कलिंग को जीत करके जब मिलाया तो कलिंग भी प्रांत के तौर पे एक मिला, तो 5 प्रांत वहां पर हो गया। तो यहाँ पर चौथे के रूप में कलिंग था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय नहीं था, और इसकी राजधानी तोसली थी। और एक केंद्रीय प्रांत के तौर पे राजधानी हमारा मगध का था, जो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अब इस तरह से ये 5 गो प्रशासनिक केंद्र था। पहला केंद्र कौन हो गया दोस्तों? तक्षशिला। दूसरा, अब देखिए तक्षशिला यहाँ पे था, नीचे एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, चारों तरफ से घेर करके भारत की सीमाओं पर ये 5 प्रांत डेवलप किए गए थे। और इन्हीं 5 पर राजा तो खुद कहाँ बैठता था? राजा तो खुद मगध में राजा बैठता था। राजा कहाँ बैठता था? मगध से प्रशासनिक तंत्र देता था, क्योंकि वही असली प्रशासन का तंत्र था, वहीं से केंद्रीय बिंदु थी। लेकिन अन्य जगह जो था, जैसे उत्तरापथ हो, दक्षिणापथ हो, अवंती हो, कलिंग हो, यहाँ पर किसी न किसी राजकुमार को, किसी राजकुमार को वहां का उपराज्यपाल बनाया जाता था। क्या? उपराज्यपाल बनाया जाता था, ताकि उपराज्यपाल के तौर पर हम एक प्रशासनिक तंत्र का विकास करें और एक अपना बेहतर उत्तराधिकारी भी बनाएं। इसी दक्षिणापथ में, इसी में हम देखते हैं कि सवाल पूछा जाता है कि अशोक जो था वो जब राजा बना था, उससे पहले, अशोक राजा बनने से पहले कहाँ का गवर्नर यानी उपराज्यपाल रह चुका था? तो दोस्तों तक्षशिला और उज्जैन का रह चुका था। 2 जगहों का वो रह चुका था, उज्जैन का और तक्षशिला का। ऐसे में इसे बहुत ज्यादा अनुभव था राजनीति करने का या प्रशासनिक तंत्र का, तभी जाकर के इसने इतना बड़ा प्रशासनिक तंत्र को डेवलप कर पाया था। तो दोस्तों देखिए, ये 5 प्रशासनिक तंत्र थे जिसके माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मौर्य साम्राज्य डेवलप हुआ। अशोक के समय तक आते समय पूरा विस्तार भी कर लिया। कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र था, जिसमें राजधानी पाटलिपुत्र सहित 4 अन्य प्रांतीय केंद्र था, जैसे तक्षशिला भी एक था जो उत्तरापथ की राजधानी थी, एक उज्जैन था जो हमारा अवंती की राजधानी, तोसली था जो हमारा कलिंग की राजधानी, और स्वर्णगिरी था जो दक्षिणापथ की राजधानी थी। इनके अलावा अशोक के स्तंभ थे जो सब सीमाओं पर अपना उसने लिखवा रखा था। स्तंभ या अभिलेख सीमाओं पर संदेश किया था
में भी किया गया था। यानी अशोक ने स्तंभ और अभिलेख के माध्यम से सीमाओं पर जो जानकारी देनी होती थी उनको भी वो जानकारी देने का काम करता था, उनको भी जानकारी देने का काम वो बेहतर तरीके से किया था और इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य की सीमाओं को आगे बढ़ाया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके अलावा क्या कह रहा है कि अशोक के अभिलेखों में सभी प्रांतों में एक जैसे प्रशासनिक तंत्र का उल्लेख नहीं था, निश्चित तौर पर नहीं था। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आप अगर देखें तो ये हमारा ये वो जगह था जिसको हम मगध बोलते थे और इसी मगध में ही राजा बैठता था। अब बताइए कि मगध के लिए इसके बाद यहाँ पर तक्षशिला था, ये आपका उज्जैन था, ये आपका स्वर्णगिरी था और ये आपका तोसली था। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक राजा यहाँ बैठ करके सेम प्रशासनिक तंत्र यहाँ पर, सेम प्रशासनिक तंत्र यहाँ पर, वही सेम प्रशासनिक तंत्र यहाँ पर और वही सेम प्रशासनिक तंत्र यहाँ पर, सब जगह एक जैसे कैसे कर सकता है? आज भी नहीं हो सकता है। आज हम दिल्ली में बैठ करके चाहे कि पूरे 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ नियंत्रित कर पाए तो ये हमारे लिए संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी नहीं था। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि सभी प्रांतों में एक ही जैसे प्रशासन का उल्लेख किया गया जो सत्य प्रतीत नहीं होता। क्या कह रहा है? जो पूरी तरह से सत्य प्रतीत नहीं होता। हो सकता है कि ये बातें बढ़ा चढ़ा करके अशोक ने अपने अभिलेख के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की होगा, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था एक समान कैसे हो सकता है? क्योंकि इतिहासकारों का मानना है कि एक तरफ जहां साम्राज्य इतना बड़ा विशाल था, इतना बड़ा साम्राज्य था, इतना बड़ा साम्राज्य था, तो वहीं दूसरी तरफ इसमें विविधताएं भी बहुत थी और इस विविधता के साथ साथ इसमें विभिन्नताएं भी बहुत थी। विविधता भी था और विभिन्नताएं भी थी। कई धर्मों के लोग रहते थे। आप यहीं पर देख लीजिए, इसी साम्राज्य में हिंदू धर्म के लोग भी रहते थे। हिंदू धर्म के मानने वाले भी कुछ लोग थे। अच्छा, खुद जैन धर्म को मानने वाला चंद्रगुप्त मौर्य था, तो जैन धर्म के भी लोग थे। खुद आजीवक संप्रदाय को मानने वाला कौन था? बिंदुसार था, आजीवक संप्रदाय को मानने वाला। तो एक बेचारा वो भी यहाँ पर था और खुद अशोक ही जो था जो बौद्ध धर्म को भी मानने वाला था। तो अब आप बताइए कि इतने सारे धर्मों के लोग जहां पर रहते हो तो क्या वहां पर विविधता और विभिन्नता जैसी चीजें नहीं होगी? विविधता प्लस विभिन्नता जैसी चीजें नहीं होगी? निश्चित तौर पर होगी। और जब इतनी विभिन्नता हो, इतने कल्चर हो, इतने अफगानिस्तान से लेकर के यहाँ तक हो, इतनी भाषाओं का, खुद अशोक ने अपने अभिलेखों में 4 प्रकार के भाषाओं का उल्लेख किया था। इसका मतलब कि कई भाषाएं भी बोली जाती थी। दक्षिण का अलग कल्चर, उत्तर का अलग कल्चर, अफगानिस्तान का अलग, पूरब का अलग, इतने सारे को मिला करके फिर भी एक साथ लेके चलना ये कोई साधारण काम नहीं था। इसलिए कहीं ना कहीं ये सत्य प्रतीत नहीं होता कि पूरे मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासनिक ढांचा था, जो प्रशासनिक ढांचा था, ये प्रशासनिक ढांचा एक जैसा हो, ये संभव प्रतीत नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, तीसरी पॉइंट में एक्सप्लेन करेंगे। चौथे पॉइंट के तहत कहा जाता है कि ऐसा माना जाता है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी, यानी जो हम यहाँ पर नक्शे में देखते थे, तो सबसे प्रबल नियंत्रण ये मगध में था। यानी मगध, और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा नियंत्रण था। और इसके आसपास निश्चित तौर पे जहां राजधानी होती है और राजधानी के आसपास से चीजों का विकास बेहतर होता है, आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर हो, क्योंकि इतना इनका चयन भी बड़ी ही सावधानी पूर्वक किया जाता था। और कोई भी प्रांत होते थे ना, जो प्रांत, इन प्रांतों का चयन भी बड़ी सोच समझ कर किया जाता था। बड़ी सोच समझ
कर किया जाता था, क्योंकि जो प्रांत की राजधानी हो वो ऐसे जगह पर हो, या तो वो नदी के मार्ग पर हो जहाँ पे आने जाने में सहूलियत हो, या सड़क मार्ग जो था स्थल मार्ग वहां पर हो। क्योंकि कभी राजा को जाना पड़े तो वो जाएगा कैसे? सोशल मीडिया तो आज की तरह नहीं थी, इतनी गाड़ियां भी नहीं थी, रथ के माध्यम से जाना पड़ता था, तो रास्ता भी सुलभ होना चाहिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रांतों का निर्माण किया जाता था। इसके अलावा दोस्तों साम्राज्य का संचालन के लिए जल मार्ग और स्थल मार्ग की व्यवस्था भी की गई थी, जिससे कि राजधानी से प्रांतों तक सफर कई महीनों में संपन्न हो जाता था और लोग एक जगह से दूसरी जगह जा करके सारी चीजों का अनुभव ले भी लेते थे और देख भी लेते थे। यही तो काम हुआ था। आपको याद होगा कि जब बिंदुसार था तो उसके समय में तक्षशिला में विद्रोह भी हुआ था, हमने पीछे आपको पढ़ा रखा है। और उसी विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक, जो उस समय तक कहाँ पे उज्जैन का शासक था, उसको वहां पर भेजा था और उसने अपनी सूझबूझ की नीति के माध्यम से वहां पर क्या किया? शांति स्थापित किया था। निश्चित तौर पे रास्ता उत्तरा पथ जाने का था तो आसानी से वो पहुंचा होगा, नहीं होता तो कैसे जाता, और फिर वहां पे विद्रोह तो हो ही जाते। तो उनको भी बचाने का काम था, कई महीनों में पहुंचा था, जोखिम वाला कार्य होता था। हालांकि इसकी सुरक्षा के लिए मेगास्थनीज कहता है, अब देखिए यही वो मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज यही वो मेगास्थनीज मेगास्थनीज था। ये मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था? तो ये यूनान का रहने वाला था। याद रखिए दोस्तों, बड़ी क्वेश्चन आता है, यूनान का रहने वाला था। और ये एक राजदूत के रूप में, राजदूत के रूप में भारत में आया हुआ था। किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था ये, ठीक है। और किसके दरबार में आया था? राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था। और इसी ने एक किताब लिखा था जिसका नाम क्या था? इंडिका, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की जानकारी मिलती है। यहाँ पर ये प्रशासन का उल्लेख बड़े ही लंबे चौड़े तरीके से करता है। क्या करता है? बड़े ही लंबे चौड़े तरीके से प्रशासन की चर्चा, बड़े लंबे चौड़े तरीके से प्रशासन का चर्चा ये करता है। प्रशासन का चर्चा ये करता है। अब देखिए महीनों में संपन्न होता था। हालांकि इसकी सुरक्षा के लिए मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, ठीक है, कौन सी पुस्तक थी? इंडिका थी। इंडिका से पता चलता है कि सेना सुरक्षा मजबूत थी, जिसके लिए मेगास्थनीज ने एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख भी किया था। एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया था। एक समिति और कितने? 6 उप समितियों का उल्लेख किया था। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि अब ये बताता है कि क्या था, ये एक का काम नौसेना का संचालन करना था, दूसरे का यातायात खान पान का देखना, पैदल सैनिकों का संचालन, अश्वारोही का संचालन, रथारोहण और साथ ही साथ हाथियों का संचालन भी यहाँ पर इसकी बात बनती थी।
ठीक है दोस्तों, इतने सारे समितियों का उल्लेख वो करता है। इसके अलावा वहीं दूसरी उप समिति का दायित्व भी अलग अलग था, जैसे उपकरणों को धोने के लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था करना, सैनिकों के लिए भोजन तथा जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, और दूसरी ओर सैनिकों की देखभाल के लिए सेवक और शिल्पकार की भी नियुक्ति करना होता था। और इन सब के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, या अशोक ने अपने प्रशासनिक तंत्र को बेहतर तरीके से डेवलप किया था। अशोक ने अपने साम्राज्य के प्रशासन को सुदृढ़ और प्रचार प्रसार के लिए धम्म का भी सहारा लिया था। इसका सहारा लिया था, धम्म का सहारा लिया था। धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसे हम महामात्र कहते थे। क्या कहते थे? हम महामात्र कहते थे। और इस महामात्र के माध्यम से वो देखता था कि कहाँ पर कितना प्रचार और प्रसार हो रहा है, कैसे कैसे चीज़ों का आगे प्रचलन हो रहा है, इन सारे चीज़ों का प्रचार प्रसार किया। तो दोस्तों, हमने आपको यहाँ पर आज मौर्य साम्राज्य के जानकारी दिया, मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक तंत्र के बारे में बताने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, ये प्रशासनिक जो तंत्र था, इसको आपने देखा, समझा। निश्चित तौर पे आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको जब दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और पहली बार चैनल पे आए होंगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मुकुंदपुर से आपसे पढ़ाते हैं। अगर आप मुकुंदपुर में रहते हैं और मुकुंदपुर में हमारी क्लास लेना चाहते हैं तो बड़ा शिव मंदिर है यहाँ पर, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, वहाँ पे हमारी क्लासेज चलती है। सेकंड फ्लोर पे मेंटोर के नाम से कोचिंग है, आप वहाँ पे आइए और अलग अलग क्लासेज चलती है। उस क्लास में एक दिन डेमो लेकर के देखिए, निश्चित तौर पे आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।